अजीत पवार। अजीत पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, वहीं उनका निधन हुआ, यानी कि बारामती में। अजीत पवार पूरे महाराष्ट्र के अजीत दादा थे। दादा यानी कि बड़ा भाई। कोई बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, अपनी पार्टी का हो या फिर दूसरी पार्टी का हो, अजीत पवार सबके लिए अजीत दादा थे। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में एक वैक्यूम बन गया है, जिसका भरना अभी तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। गेले तर अजूनही पर ये रोती बिलखती गवाहियां बता रही हैं कि महाराष्ट्र ने आज अपना कितना बड़ा नेता खोया है। अजीत पवार क्या थे? उन्होंने महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति की? कैसे अपनी ही चाचा की पार्टी तोड़ी और बीजेपी से हाथ मिलाया? ऐसा नहीं है कि उनके इन फैसलों पर विवाद नहीं हुए। उनके ये तमाम राजनीतिक फैसले अपनी जगह थे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मराठा राजनीति के वो सबसे बड़े क्षत्रप थे और उनके चाचा शरद पवार की पॉलिटिकल लिगेसी उन्हीं को ट्रांसफर हो रही है। बारामती के जिस अस्पताल में अजीत पवार का शव रखा हुआ था, उसके बाहर लगी ये भीड़ बता रही है कि वो बारामती के असली दादा थे। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते उनके कार्यकर्ताओं की ये भीड़ बता रही है कि आज महाराष्ट्र का राजनीतिक रूप से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दादा दादा है तो हम है और हमें तो दादा है, यही रणनीति चल रही थी। आप दादा ने कभी जात पात का राजकारण नहीं किया, सब विकास का किया। दादा हमारे लिए भगवान थे, हमारे लिए पिता थे, हमारे लिए एक परिवार थे। आप कितने साल से थे दादा? दादा को मैं जब से मेरे को समझ में आता है राजनीति, मेरे पिताजी उनके साथ शरद पवार के साथ पहले 50 साल से थे। मैं 20 साल का था, तब से दादा के पहले रैली में गया हूँ। गए तो एक अच्छा आदमी था, अभी परखड़ आदमी था, जो कभी बोलना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले एक आदमी थे और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अजीत पवार के बारे में यही कहा जाता है कि चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता ही क्यों न हो, अजीत पवार हमेशा उसे नाम से ही बुलाते थे। इसीलिए तो शरद पवार की पार्टी जब टूटी और अजीत पवार अलग हुए, तो लाखों कार्यकर्ता सिर्फ अजीत पवार के नाम पर दूसरे गुट से जुड़ गए। काम छोटा हो या बड़ा और कोई भी काम हो, कार्यकर्ता पूरे हक से उन्हें फोन करते थे और वो कार्यकर्ताओं के काम करवाते भी थे। अगर मेरा भाई गया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे 10 बार हम बोल सकते थे दादा को, ये बात नहीं हुई है, ये बात हो रही है। हमको कभी लगा नहीं है कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। कभी भी उन्होंने एहसास होने नहीं दिया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। जिस तरह से प्रोटोकॉल छोड़ के भी वो हमसे बात करते थे, हमारी बात सुनते थे। अगर हमारी कुछ गलती है तो वो भाई के नाते सुधारते थे और इस तरह से काम कीजिए। अगर काम किया है और किसी ने ना भी बोला हो तो भी वो बोलते थे ये काम इस लड़की ने किया है, इन्होंने किया है। ये सभी बातें अब हम मिस करेंगे। पॉलिटिक्स में आने के लिए जो बहनों को एक सिक्योरिटी रहती थी, सुरक्षितता रहती थी, वो सुरक्षितता मेरे ख्याल से अभी गुम हो रही है। अजीत दादा जब नहीं रहेंगे अभी, तो जनता जब समझ जाएगा उनको कि कौन सा काम दादा कर रहे थे और अभी क्या काम नहीं होने वाला है। दादा जब नहीं रहेंगे ना, तभी सभी को समझ में आएगा। ये भी क्या किस्मत रही कि 43 साल पहले जिस बारामती से अजीत पवार की राजनीति शुरू हुई, उसी बारामती में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 1991 में पहली बार बारामती से सांसद बने। उपचुनाव हुआ तो चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। 1991 में ही अजीत पवार बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़े और तब से वो हमेशा यहीं से जीतते रहे। 1991 से लगातार 35 साल तक 8 बार विधायक रहे। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार
विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्यामुळे लेकिन एक टीस जो अजीत पवार के मन में उनके जीते जी हमेशा ही रही कि वो डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री ही बने रहे। 2010 से 2012 तक पहली बार और 2012 से 2014 तक दूसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक तीसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। जनवरी 2020 से जून 2022 तक चौथी बार डिप्टी सीएम बने। 2 जुलाई 2023 को पांचवी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने और 2024 में छठी बार फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बने। बाकी वक्त उन्हें मिली सीट्स ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन 2004 में एक मौका मिला था जब अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे। 2004 में एनसीपी की 71 सीटें आईं, तब शरद पवार ने कांग्रेस की 69 सीटें होने के बावजूद उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। अजीत पवार चाचा शरद पवार के इस फैसले से नाराज हुए थे। ये भी कहा गया कि चाचा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये सब किया और इसी टीस के साथ अजीत पवार इस दुनिया से चले गए कि सीएम के आगे लगा डिप्टी कभी हट नहीं पाया। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उप मुख्यमंत्री स्वेर इन हुए 5 बार। 5 बार। कभी कभी लगता है यार मुख्यमंत्री बनना है। अरे बनना है, लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है तो क्या करे। नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां आगे भी जाए, आगे भी जाए, आगे भी जाए, लेकिन चांस नहीं मिलता। एक दफा एनसीपी को चांस मिला था 2004 में, लेकिन हमारे नेताओं ने वो क्या डिसीजन लिया हमें अधिकार नहीं। तो ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले आपने शरद पवार जी को इस वजह से छोड़ा था कि आपको लगा यहां मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कम से कम अगर मैं बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़ जाऊं बन जाऊंगा। अब हमारे साथ एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ शिंदे कुर्सी पर ऐसे बैठे थे कि वो छोड़ने ही नहीं वाले हैं, तो अब क्या होगा। ये देखो, जो भी कोई भी कुर्सी पे बैठता है उनको वो कुर्सी अच्छी लगती है। आप वहां बैठे, आपको भी अच्छी लगती है ना आपकी कुर्सी, वैसे ही सबका है। उसी हिसाब से कोशिश करना अपना काम है हर एक का। लेकिन अभी भी वो एम्बिशन है कि नहीं? नहीं, लेकिन सबको ये सीट एक ही है, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की सीट एक ही है और 145 मैजिक फिगर है। 145 मैजिक फिगर जो इकट्ठा करेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। 2009 में जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में आई तो बताया जाता है कि यहीं से अजीत पवार और शरद पवार के बीच में खटास आई, जिसने आगे चलकर बगावत का रूप लिया। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को शिवसेना ने धोखा दिया और समर्थन देने से इनकार कर दिया तो रातों रात अजीत पवार ने पहली बगावत की। 23 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली और डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। लेकिन 80 घंटे में सरकार गिर गई। अजीत पवार की घर वापसी हुई, उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो वो उसमें डिप्टी सीएम हो गए। लेकिन अजीत पवार ने फिर से चाचा से बगावत की और 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होकर वो 5वीं बार डिप्टी सीएम बने और फिर उन्होंने अपने चाचा की पार्टी भी तोड़ दी। लोकसभा चुनावों में अजीत पवार का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के सिर्फ एक ही सांसद जीत पाए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में उन्होंने जोरदार वापसी की। एनसीपी के 41 विधायक जीते और उस वक्त जब एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने के लिए तुरंत तैयार हो गए। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। और जब ये समझा जा रहा था कि शरद पवार की पूरी विरासत पर अजीत पवार का कब्जा हो जाएगा तो उन्होंने फिर से दोनों पार्टियों के एक साथ आने का संकेत दिया था। इसी महीने जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार ने चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है,
उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा, दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार होना आसान नहीं होता है। अजीत पवार सिर्फ एक राजनीतिक शख्स ही नहीं थे, बल्कि वो कार्यकर्ताओं के हित वाली राजनीति का पूरा विश्वविद्यालय थे। इसलिए तो उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे महाराष्ट्र भर में कार्यकर्ता बारामती अब पहुंचने लगे। अजीत पवार के जाने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का कमजोर होना। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, एनसीपी को लेकर, शरद पवार और सुप्रिया सुले को लेकर और महाराष्ट्र में मराठाओं की राजनीति को लेकर बहुत से सवाल हैं। अजीत पवार के रूप में एक मजबूत मराठा क्षत्रप वाले वैक्यूम को भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजीत पवार होना आसान नहीं होता। एक ऐसा शख्स जिससे राजनीतिक विरोध भले ही रहे हों, लेकिन वो दोस्त सबके थे। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। अजीत पवार एक ऐसे नेता जिन्हें उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी किसी भी वक्त फोन कर सकते थे। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे को सुनिए और समझिए कि अजीत पवार कैसी शख्सियत थे। हर एक के मन आंख में आज आंसू आ रहे, चाहे वो उनकी पार्टी में हो या नहीं हो, लेकिन दादा जिस तरह से काम करते थे, उनका एक एग्रेसिव तरीका, असर्टिव तरीका था। ऑफिसर्स से जिस तरह से बोलते थे कि काम ये इसका काम होना चाहिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, सब पदाधिकारियों के लिए एक सॉफ्ट जगह उन्होंने अपने दिल में बनाई थी। उनकी काम करने की तरीका अभी तक किसी को आया नहीं है और ना इसके आगे आएगा। जब भी मेरा कुछ काम रहता था, चाहे वो बोरामणी एयरपोर्ट का हो या कुछ हो या सोलापुर का, एक फोन उनका पीए एक देता था, एक फोन में लेते थे कि बोल गो प्रणीति का है,